हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से ज्योति एकेडमी द्वारा संचालित इस फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 19 है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में स्टडी की थी। तो बेटे, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एक प्रश्न दिया था जो बोर्ड में लिखा हुआ भी है आपको करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश करी होगी। सही बच्चे, एक बार यहाँ पर देखिए। प्रश्न था, एक चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल l व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है, यदि इस तार को खींचकर इसकी लेंथ कितनी कर दी गई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी लेंथ 2 गुनी कर दी गई है, यानी डबल कर दिया गया है। तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा? तो सही बच्चे यहाँ देखेंगे एक बार सॉल्यूशन। ये इस तरह से है कंडीशन कि एक चालक तार है जिसकी लेंथ है l, ये प्रश्न में गिवन है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कैपिटल A। ठीक है बेटा, ये कंडीशन नंबर 1 है, केस फर्स्ट। तो बेटा हम जानते हैं, चूंकि माना किसका प्रतिरोध, ऐसा लिख दीजिए, माना तार का प्रारंभिक प्रतिरोध, माना तार का प्रारंभिक प्रतिरोध कैपिटल R है। यानी जब तार की जो पहली कंडीशन है, जब इसकी लंबाई स्मॉल l और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है, उस समय तार का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R। तो चूंकि हम जानते हैं R इजिकल टू कितना होता है बच्चों? रो इंटू L अपॉन A। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जहां रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। यह तार की प्रकृति पर निर्भर करता है कि तार किस मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है या Ag का बना हुआ है या Au का बना हुआ है। ये सारी डिटेल स्टडी हमने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करी थी। आपने वो वीडियो लेक्चर पूरा देखा होगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। L है यहाँ पर लंबाई और A है यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब प्रश्नानुसार क्या कर दिया गया बेटा? इसकी लंबाई को, इसको खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी गई। तो सिंपल सी बात है कि जब इसकी लंबाई 2 गुनी हो जाएगी, देखिए बेटा, जब इस तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाएगी तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता चला जाएगा। तो माना ये इसको लिख देंगे L डैश इजिकल टू 2L, और माना इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है A डैश। ठीक है, तो बच्चों देखिए इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जब इस तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाएगी तो इसकी प्रकृति चेंज नहीं होगी। यानी ये अगर पहले कॉपर का होगा तो बाद में भी ये कॉपर का ही वायर रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? R डैश इजिकल टू रो, ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। चाहे इसको, जैसे तार अगर कोई कॉपर का वायर होगा उसको बीच में से काट दिया जाए या उसको खींच दिया जाए या उसको दबा दिया जाए तो कॉपर का ही रहेगा, यानी यहाँ पर आएगा रो। अच्छा, L की जगह क्या आएगा? L डैश, और A की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? A डैश। ये समीकरण नंबर 2। अब सारी बात यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, L डैश का मान 2L है, लेकिन A डैश का मान हमें पता नहीं है। अब किसी तरह से A डैश का मान निकालेंगे। सारा जो पूरा जो प्रश्न है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, A डैश की वैल्यू निकालना। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको मैं रफ भी कर देता हूँ पहले। देखिए बेटा, तार को खींचने पर इसका जो प्रारंभिक आयतन होगा और बाद का जो आयतन होगा वो कांस्टेंट होगा। ये बात कैसे? तो देखिए यहां पर रफली मैं आपको समझा देता हूं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से आयतन इजिकल टू क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि इसका प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन दोनों बराबर होंगे, यानी तार का प्रारंभिक आयतन बराबर होगा तार का अंतिम आयतन। इस बात को समझने के लिए ये लिखना तो बहुत इजी है, लेकिन ये समझ में कैसे आएगा? यानी v इजिकल टू वी डैश, अंतिम को मैं वी डैश लिख रहा हूं और प्रारंभिक को मैं v लिख रहा हूं।
यानी आर एल ए ये सब प्रारंभिक मान है, आर डैश एल डैश ए डैश ये सब अंतिम मान है, तो वी डैश यहाँ पर अंतिम आयतन हो गया। इसको लिख कैसे दिया तो यहाँ पर समझिए, यानी अगर इस तार को खींचने से पहले इसका द्रव्यमान मापन करा गया होगा, यानी इसे अगर तोला गया होगा, तो सपोज कीजिए 50 ग्राम का है और इसको खींच दिया गया और फिर इसका वापस द्रव्यमान मापन करा होगा, तो ये 50 ग्राम का ही आएगा, क्योंकि इसको काटा नहीं गया है, केवल खींचा गया है, तो द्रव्यमान इसका कांस्टेंट होगा। इस नॉलेज को आप अपने खुद सोच के देखिए। खींचने से क्या इसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा? नहीं। दबाने से इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, यानी द्रव्यमान कांस्टेंट है। घनत्व, घनत्व का मतलब यहाँ पर आप पदार्थ की प्रकृति से समझ सकते हैं, तो जब पदार्थ की प्रकृति चेंज नहीं हुई तो घनत्व भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो न तो द्रव्यमान चेंज हुआ न घनत्व चेंज हुआ, तो बेटा आयतन भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आयतन, तार का प्रारंभिक आयतन कैसे लिख सकते हैं? क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ये क्षेत्रफल है ए और यहां से इसकी जो लंबाई है एल से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। विमा से भी आप देख सकते हो, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब हो गया। अच्छा, तार का अंतिम आयतन तो क्या हो जाएगा बेटा? ए डैश इंटू एल डैश हो गया। प्रश्न सॉल्व हो गया। देखिए ए इंटू एल इज इक्वल टू, ए डैश का मान पता नहीं है, एल डैश का मान पता है, कितना? 2l। क्या यहाँ पर l से l कट जाएगा तो क्या आ गया? a इज इक्वल टू 2a डैश, तो a डैश इज इक्वल टू a अपॉन 2। यानी सारी जो कवायद है यहाँ पर, सारी जो एक्सरसाइज है वो a डैश के मान निकालने पर है, क्योंकि l डैश का मान तो पता है, बस a डैश का मान नहीं पता। तो देखिए बेटा, तार को खींचने पर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार को अगर आप खींचोगे तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रारंभिक मान का आधा हो जाएगा। ए डैश व एल डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, तो आर डैश इज इक्वल टू रो की जगह रो, एल डैश की जगह 2l और ए डैश की जगह a अपॉन 2। सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा रो इंटू एल, यहाँ लिख देता हूं मैं, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए, ये 2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू 4। अच्छे से लिख दीजिए, तो आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन ए। बेटा रो इंटू एल अपॉन ए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको ध्यान से देखिए, रो इंटू एल अपॉन ए क्या हो जाएगा? आर, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आर डैश इज इक्वल टू 4r। यानी तार को खींचने पर, तारों खींचने पर अगर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाएगी तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तार का प्रतिरोध प्रारंभिक मान का 4 गुना प्राप्त होगा। क्या ये बात समझ में आई? एक और प्रश्न देखेंगे, देखिए बेटा यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी पे बेस एक और मैं न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तार जिसकी लंबाई L व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है, ये आपको गिवन रहेगा। प्रारंभिक लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। यदि इसे खींचकर, वैसा ही प्रश्न है, यदि इसे खींचकर लंबाई 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध ज्ञात करें। ये प्रश्न पूछा जाता है बेटा, इसलिए ऐसे 2 प्रश्न करा रहा हूं ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध ज्ञात करें, तो अगेन देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखिए क्या दे रहा है, एक तार जिसकी लंबाई L व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल है। डायग्राम बना लीजिए, ये प्रारंभिक लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A। माना तार का प्रतिरोध, माना तार का प्रतिरोध कैपिटल R है, ठीक है।
तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन देखिए आगे, यदि इसे खींचकर लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, यानी अब जो अगर इसकी पहले लंबाई 5 सेंटीमीटर थी तो अब कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर। अगर पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यानी लंबाई इसकी 4 गुनी कर दी जाएगी, इस तरह से इसकी लंबाई। तो तार बेटा क्या है, अगर खींचा जाएगा तो क्या होगा, तार पतला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से L डैश इज इक्वल टू 4L। A डैश का मान हमें नहीं पता, आपको बताया गया था सारी कवायद क्या रहेगी, सारी एक्सरसाइज A डैश के मान निकालने के लिए। ठीक है बेटा, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अतः R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L डैश अपॉन A डैश, समीकरण नंबर 2। यहां तक हर प्रश्न में सेम रहेगा इस तरह के न्यूमेरिकल्स में। अब आपको क्या करना है, आयतन की बात करनी है, क्योंकि A डैश का मान निकालना है। तो देखिए यहां पर तार का प्रारंभिक आयतन इज इक्वल टू तार का अंतिम आयतन। आयतन कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना। इस तरह के प्रश्नों में अगर जब तक काटा ना जाए, काटना अलग होता है, खींचना अलग होता है। काटने का मतलब यहां से बीच में इसके टुकड़े कर दिए जाए बेटा, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं करा गया, यहां पर खींचा गया है। तो तार का आयतन कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि दोनों कंडीशन में इसका द्रव्यमान सेम है और प्रकृति इसकी यानी घनत्व भी यहां पर सेम है, तो यहां पर इसका आयतन भी सेम रहेगा। कहने का मतलब V डैश इज इक्वल V इज इक्वल टू V डैश। V मतलब तार का प्रारंभिक आयतन और V डैश मतलब अंतिम आयतन। V इज इक्वल टू आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। क्षेत्रफल कितना है A, लंबाई कितनी है L। यहां पर क्षेत्रफल कितना है A डैश, लंबाई कितनी है 4L। L से L कट जाएगा तो A इज इक्वल टू 4A डैश, यानी कहने का मतलब A डैश इज इक्वल टू A बाई 4, यानी हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, L डैश व A डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब A डैश और L डैश का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो R डैश इज इक्वल टू रो, L डैश का मान 4L और A डैश का मान A बाई 4। तो बेटा क्या आ जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16 रो L अपॉन A। यहाँ देखिए समीकरण 1 से रो इंटू L अपॉन A कितना है R, तो R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16R। ये हो जाएगा इसका प्रतिरोध। यानी अगर तार को की लंबाई 4 गुना कर दी जाएगी तो प्रतिरोध का मान 4 का स्क्वायर यानी 16 इंटू R हो जाएगा। पहले वाले प्रश्न में 2 गुना कर दिया गया था, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो गया था। नोट कीजिए बेटा इसको यहां तक। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये आपकी बुक का प्रश्न है, आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें आप देखेंगे, वहां पर आपको एक प्रश्न मिलेगा। ये प्रश्न है, एक चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल l व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है, जो आज का जो पहला क्वेश्चन था वैसा ही है। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, डबल कर दिया जाए, तो इसके नए प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। आपके थोड़ा सा चेंज है यहाँ, चेंजिंग क्या है, आपको नया प्रतिरोध नहीं बताना है, आपको नए प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो बेटा देखिए होगा सॉल्व ये वैसे ही जैसे पहले सॉल्व करा था, ठीक है। वो ये आप सबसे पहले डायग्राम बना लीजिएगा। इसकी लंबाई है L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कैपिटल A, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। इसकी खींचकर लेंथ डबल कर दी जाए, यानी L डैश इज इक्वल टू 2L कर दिया जाएगा, तो ये A डैश आएगा, ये A डैश आ जाएगा। तो R डैश इज इक्वल टू रो इंटू L डैश अपॉन A डैश। इसे सॉल्व करेंगे तो पूरा इसका डिटेल वहां पर बता रखा है, तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4R, ठीक है। सॉल्यूशन आप वहां देख लेना। अब इस प्रश्न पर आते हैं, तो इसके नए प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। यानी पहले प्रतिरोध था R और बाद में प्रतिरोध आ गया 4R, यानी 4 गुना हो गया। तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, तो देखिए यहां पर
प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए प्रतिशत वृद्धि। तो यहां पर अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान अपॉन प्रारंभिक मान इंटू 100। प्रतिशत आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लेना। और मैंने जो पीडीएफ आपको इसमें इसके साथ सेंड करी है, वहां पर ये सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, आप अपनी कॉपी में भी इनको उतारिएगा। समझने का काम यहाँ से कीजिए। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला आ गया अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान इंटू 100। तो देखिए बच्चों, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू, बेटा क्या आ जाएगा अंतिम मान, यानी अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध बटे प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू 100। बच्चों देखिए यहां पर अंतिम प्रतिरोध कितना है 4R, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है R अपॉन R, प्रारंभिक मान R है इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 4R माइनस R, 3R अपॉन R इंटू 100। तो R से R कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा 300% वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आई? तो बेटे देखिए यहाँ पर वैसा ही प्रश्न है, एक चालक तार जिसकी लंबाई L1 ऊपर का क्षेत्रफल A है, तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए। तो सारा सॉल्व होगा वैसे ही जैसे इससे पहले सॉल्व कराए क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। बस क्या है यहाँ पर नए प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान इंटू 100। यहाँ पर आप वैल्यू लिखोगे, सॉल्व करोगे, ये आंसर आ जाएगा। अब बेटे आपको एक शॉर्ट नोट बता देता हूं मैं, इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, या आपके आगे की क्लासों में भी काम आएगा और यहाँ पर तो ये काम आएगा। अगर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। पहले देखिए, इसको नोट डालकर यदि किसी चालक तार को खींचकर, काटा नहीं गया है, खींचा गया है, एक्सपांड किया गया है, यदि किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाए, यदि किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाए, तो तार का नया प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा बेटा R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R होगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। देखिए समझाता हूं मैं, ये क्या चीज है, ये खींचने के पश्चात प्रतिरोध है, खींचने के पश्चात तार का प्रतिरोध, ये क्या चीज है प्रारंभिक प्रतिरोध, इनिशियल रेजिस्टेंस, और ये कितना गुना कर दिया गया है उसका मान है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी गई है, तो 2 गुनी कर दी तो बेटा कितना आता था 2 का स्क्वायर 4, तो प्रारंभिक मान कितना हो गया था 4R, यानी 4 गुना हो गया। अगर लंबाई 4 गुनी कर दी गई थी तो कितना था 4 का स्क्वायर 16R, 16 गुना हो गया। ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा खींचकर इसकी लंबाई हमेशा बढ़ाई जाए, कम भी कर सकते हैं। जैसे प्रश्न ऐसा हो, यदि किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई 1/2 गुना यानी आधी कर दी गई है, तो बेटा यहाँ क्या करोगे n की जगह कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा R/4। अगर किसी चालक तार को खींचकर अगर किसी चालक तार को दबाकर उसकी लंबाई 1/3 गुना कर दी जाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, तो R/9। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक चालक तार का प्रतिरोध व प्रतिरोधकता निम्न है। हमें प्रतिरोध का मान भी दे रखा है और प्रतिरोधकता का मान दे रखा है। प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन x इजिकल टू 4 ओम, x इजिकल टू 4 ओम, ये प्रतिरोध का मान है। और प्रतिरोधकता का मान कितना दिया हुआ है, y इजिकल टू 6.8 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। ये आपके बुक का प्रश्न है। और इस प्रश्न के बारे में एक बात और बता देता हूं मैं, ये राजस्थान बोर्ड के 2017 के एग्जाम में ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। इसमें प्रतिरोध का मान 4 ओम और y इजिकल टू ये प्रतिरोधकता का मान दिया हुआ है। प्रश्न ये है कि यदि चालक तार को काटकर, इस बार खींचने का वर्ड यूज नहीं किया गया है, क्या कहा गया है, चालक तार को काटकर उसकी लंबाई आधी कर दी जाए, यानी अगर प्रारंभ में इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर रही होगी तो अब कितना कर दिया गया बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो x व y के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए बेटा इधर सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई है l, ठीक है, और ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है a। सपोज कीजिए कि ये कॉपर वायर का बना हुआ है। अब अगर इसको काट कर इसकी लंबाई आधी कर दी गई, यानी ये किस तरह से नजर आएगा, इस तरह से, ये चालक तार आधा हो गया। तो यानी अब लंबाई कितनी हो गई, अब लंबाई हो गई l/2, यानी पहले के मान की आधी हो गई। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो वही रहेगा, कैपिटल A। और पहले अगर कॉपर का है तो अभी भी कॉपर का रहेगा। अब आपने क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ा है प्रतिरोध की निर्भरता। R समानुपात होता है L के, R समानुपात 1/A के, और R बराबर होता है रो इंटू L/A। यहां पर देखिए बेटे क्या चीज चेंज हुई, क्या पदार्थ की प्रकृति चेंज हुई, नहीं, यानी ये भी कांस्टेंट। और क्या चीज चेंज हुई, और क्या चीज नहीं चेंज हुई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, यानी R समानुपात L हो गया। तो बेटा देखिए इसका आंसर क्या होगा, जब इसकी लंबाई आधी कर दी जाएगी, यानी लंबाई आधी, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, यानी प्रतिरोध पूर्व के मान का आधा हो जाएगा। पहले मान कितना था, 4 ओम, तो अब कितना हो जाएगा, x का मान 2 ओम हो जाएगा। और y का मान, प्रतिरोधकता का मान, प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी पहले भी कॉपर का है और अभी भी कॉपर का है। तो y का मान डज नॉट चेंज, यानी y डैश इज इक्वल टू 6.8 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। बात समझ में आई, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न है, एक चालक तार का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता निम्न है, x की वैल्यू 4 ओम और y की वैल्यू इतनी। यदि चालक तार को काटकर इसकी लंबाई आधी कर दी गई, लंबाई आधी करना पर क्या होगा बेटा, प्रतिरोध का मान आधा हो जाएगा, यानी 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 ओम। और प्रतिरोधकता लंबाई पे डिपेंड नहीं करती है, यानी प्रतिरोधकता का मान वही रहेगा जो पहले था। ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न है। अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, देखिए बेटा सब बच्चे इधर। फर्स्ट, प्रतिरोध, जिसे कैपिटल R से लिखा जाता है, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा है, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, प्रतिरोध का मात्रक के बारे में पता ही होगा आपको, मात्रक होता है इसका ओम, इस तरह से लिखा जाता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी है, अच्छा ये प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहा जाता है। दूसरी जानकारी हमने पढ़ी है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कैसे लिखा जाता है इसको, रो से। ये क्या होता है, किसी चालक तार का विशिष्ट मान, उसका क्या कहलाता है, उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है, ठीक है बेटा। इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए, ओम इंटू मीटर, या मैं हिंदी में लिख देता हूं, ओम इंटू मीटर, ठीक है।
अब हम दो जानकारी और पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके बारे में और इसके बारे में तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा है, वहां पर आप देख लेना। अब तीसरी जो जानकारी है वो है चालकत्व, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, और इसको लिखा जाता है कैपिटल जी से। ये जो चार चीजें मैं बताऊंगा, फिर इसकी टेबल बनाऊंगा, उन चारों चीजों का आपको ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो। अब चालकत्व क्या होता है, तो बेटे देखिए इधर इसकी परिभाषा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी से। तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो G इज इक्वल टू 1/R, ये इसका फॉर्मूला हो गया। दोबारा ध्यान दीजिए, एक तो हमने पढ़ा है प्रतिरोध, एक पढ़ा है प्रतिरोधकता, R इज इक्वल टू ρL/n में दोनों चीजें आ जाती है। अब तीसरी जानकारी है चालकत्व है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंडक्टेंस। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टेंस, इसे G से लिखा जाएगा। तो देखिए, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। अगर प्रतिरोध R है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/R। तो 1/R किसके बराबर होगा, कैपिटल G के, और G किसे कहा जाएगा, चालकत्व को। तो बेटा इसकी मात्रक क्या हो जाएगा, सब बच्चे इधर ध्यान दीजिए, अभी मैं टेबल बनाऊंगा, पहले इधर देखिए मात्रक किसका, चालकत्व का। तो 1/R का मात्रक ओम, तो हो जाएगा 1/ओम, या इसे ओम इनवर्स भी कहा जाता है, ठीक है बेटा, या इसे MHO, उल्टी स्पेलिंग लिख दीजिए, ओम की OHM होता है, तो इसे मोह MHO यह कहा जाता है। या इसका एक और मात्रक है सीमेन, इसे सीमेन भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। दोबारा ध्यान दीजिए, चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, इसे कैपिटल G से लिखा जाता है। तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R, R का मात्रक ओम, तो G का मात्रक 1/ओम, या ओम इनवर्स, या मोह, या सीमेन। क्लियर है। चौथी जानकारी देखिए बेटा इधर, अभी इसको एक टेबल के रूप में भी लिख लेंगे, लेकिन पहले इधर ध्यान दीजिए, चालकत्व हो गया, और चौथी जानकारी है विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसे लिखा जाता है सिग्मा से। अब ये किसके बराबर होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो देखिए बेटा, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता यानी रो, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे चालकता भी कहा जाता है बेटा, ठीक है, जैसे उसको प्रतिरोधकता कहा जाता है तो इसे चालकता कहा जाता है। तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, इसे सिग्मा, सिग्मा का सिंबल इस तरह से होता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू, यानी विशिष्ट चालकत्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/रो। क्लियर है मेरी बात, यह इसका फॉर्मूला है। अब मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक देखो बच्चों, इसका मात्रक 1/रो का मात्रक क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं, ओम इंटू मीटर। इसे आगे देखिए, या ये ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है, MHO मो इंटू मीटर इनवर्स, या MHO मो पर मीटर। इसके चारों मात्रक है। तो देखिए विशिष्ट, एक बार देखिए, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोधकता का उल्टा विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे चालकता भी कहा जाता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, तो जो रो का मात्रक होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, 1/ओम इंटू मीटर,
या ओम ऊपर गया, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या मो इंटू मीटर इनवर्स, या मो, ये वापस नीचे आ गया मीटर। अब इन चारों जानकारी को एक कलेक्टिव फॉर्म में नोट करेंगे, यानी हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल में चारों जानकारी एक ही जगह। तो बेटे देखिए इधर, ये एक टेबल बना ली हमने। वन टू थ्री फोर। पहला प्रतिरोध, ठीक है बेटा, इसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, वैसे बताता हूं मैं, आप ध्यान रखना। दूसरा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसे रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। तीसरा चालकत्व, इसे कंडक्टेंस कहा जाता है। और लास्ट विशिष्ट चालकत्व, इसे चालकता भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाता है। इसका सिंबल क्या होता है? प्रतिरोध का, सबके सिंबल आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध का सिंबल होता है R, प्रतिरोधकता का सिंबल होता है रो, चालकत्व का सिंबल होता है G और विशिष्ट चालकत्व का सिंबल होता है सिग्मा। क्लियर है? ये R का फॉर्मूला कहां से आया? तो बच्चों देखिए इधर, R इज इक्वल टू, आप सब बच्चे जानते होंगे, R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। एक फॉर्मूला तो आया ओम के नियम से। वोल्टता पता है, किसी चालक तार के सिरों पर वोल्टता पता है और अगर धारा पता है, जैसे इधर ध्यान दीजिए कि कोई चालक तार है जिसके सिरों के बीच में जो वोल्टता है वो है 10 वोल्ट और धारा प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर, तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि V इजिकल टू होता है IR, तो R इजिकल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। V का मान 10, I का मान 2, तो R का मान आ जाएगा 5 ओम। एक तो होगा बेटा R इजिकल टू V अपॉन I से। एक फॉर्मूला इसका पढ़ा है R इजिकल टू रो इंटू L अपॉन A। ठीक है? अच्छा, मात्रक क्या होगा? तो बच्चों इधर देखिए, मात्रक, इसका मात्रक होगा OHM, ओम, या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे ओम। सेकंड है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता सिंपल है, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, यहां से पता है। प्रतिरोधकता की जानकारी के लिए आपको रेजिस्टेंस का मान पता होना चाहिए, प्रतिरोध का मान पता होना चाहिए। प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल अपॉन लंबाई। इसका मात्रक क्या होता है? रो का मात्रक होता है बेटा ओम इंटू मीटर। ठीक है, इसको लीजिए, ओम इंटू मीटर या ओम इंटू मीटर, इस तरह से लिखेंगे। कभी भी लिखो तो इस तरह से लिखाया जाएगा, 10 ओम 20 ओम, तो ये वाला सिंबल लगाना है, यहाँ पर आ जाएगा ओम इंटू मीटर। तीसरा है चालकत्व। चालकत्व का फॉर्मूला, तो G इज इक्वल टू, अभी भी बताया मैंने आपको, R का उल्टा चालकत्व कहलाता है, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति ओम, या इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन ओम, या ओम इनवर्स, या MHO, और इन सभी से बढ़िया है सीमेन। ठीक है बेटा, G इज इक्वल टू 1 अपॉन R है, तो यह 1 अपॉन ओम यानी प्रति ओम, या 1 अपॉन ओम, या ये ऊपर जाएगा ओम इनवर्स, या MHO मोह, या सीमेन। ठीक है। चौथा है विशिष्ट चालकत्व, जिसे सिग्मा कहा जाता है। तो सिग्मा किसके बराबर होगा? सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो के। अगर आपको रो पता है, यानी आपको अगर प्रतिरोधकता पता है, तो उसका उल्टा कर लीजिए, वो चालकत्व, सॉरी विशिष्ट चालकत्व सिग्मा कहलाएगा। इसका मात्रक क्या होगा? 1 अपॉन ओम इंटू मीटर, या
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या MHO इंटू मीटर इनवर्स, और एक और बताया था मैंने आपको लास्ट में MHO पर मीटर। इसको नोट कीजिए। बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है और ये भी आया हुआ प्रश्न ही है। प्रश्न ये है कि एक चालक तार जिसकी लंबाई 1.5 मीटर 1.5 मीटर है, वह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है 6 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, यानी 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। 10⁻⁶ माइक्रो भी कहा जाता है। यदि तार के सिरों पर 0.09 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए तो प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करें। यानी आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इसके जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जबकि चालक तार की प्रतिरोधकता रो है। अब जब भी कोई प्रश्न हल करो तो इसको हल किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले आप जितनी जानकारी आपको दी गई है उनको एक साथ लिख लीजिए। तो लंबाई L इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा 1.5 मीटर। देखिए एक चीज ध्यान रखना, सभी मात्रक आपको SI पद्धति में लिखने हैं। तो लंबाई L इज इक्वल टू 1.5 मीटर हो गई। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। यदि तार के सिरों पर विभवांतर इतना लगा दिया जाए यानी V इज इक्वल टू 0.09 वोल्ट, तो प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करें, जबकि चालक तार की प्रतिरोधकता रो का मान है 2.4 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। देखो कैसे ज्ञात करेंगे और क्या ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना है। तो बेटा देखिए ओम के नियम से V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, यानी वोल्टता तो पता है हमें दी हुई है लेकिन प्रतिरोध पता नहीं है। यानी अगर किसी तरह से प्रतिरोध पता चल जाए तो हम ओम के नियम का सूत्र का उपयोग करते हुए प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कर लेंगे। यानी सारा खेल किस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रतिरोध का मान निकालो। तो दी गई जानकारियों से चूंकि प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता है रो इंटू L अपॉन A, तो यहां से मान रख दीजिए R इज इक्वल टू रो का मान कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁸, L का मान कितना है 1.5 अपॉन A का मान कितना है 6 इंटू 10⁻⁶। इसको हल कर लीजिए बेटा। तो आप इसको जब हल करोगे तो R का कोई ना कोई मान आएगा, इसको आप हल अच्छे से आप खुद ही हल करोगे इसको, ठीक है, और उसका मात्रक होगा ओम। ठीक, अब इसके बाद क्या करोगे, ओम के नियम से क्या होता है V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, तो I इज इक्वल टू प्रवाहित विद्युत धारा V अपॉन R 0.09 अपॉन R का मान यहां से जो भी आएगा उस वैल्यू को यहां रखेंगे और उस मान को सपोज कीजिए ये x आया तो यहाँ x रखोगे, हल करोगे और वो मात्रक आ जाएगा एम्पियर में। तो ये था बेटा इसका प्रश्न। आज हमने 4-5 क्वेश्चन देखे हैं। इन सभी प्रश्नों को एक बार आप खुद भी रिवाइज कीजिएगा, एक बार खुद हल कीजिएगा और नोट्स में प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में आपको PDF फाइल भी सेंड कर दी गई है, वहां से भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे ज्यादातर प्रश्न मैंने खुद ने हल करवा दिए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर आएगा बेटा, अभी ये इस चैप्टर में आपको बता देता हूँ कि एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा ओम के नियम का सूक्ष्म प्रारूप या सदिश निरूपण, जिसमें हम पढ़ेंगे J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। अब आपको क्या करना है, आज तक आपने इस चैप्टर की जितने भी वीडियो देखे उसमें से आपने नोट्स प्रिपेयर कर ही लिए होंगे, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप नोट से पढ़ें। तो J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर पढ़ने के लिए आपको इसकी हर जानकारी पता होनी चाहिए। J होता है, याद करो, धारा घनत्व, सिग्मा होता है, अभी पढ़ाया मैंने आपको, विशिष्ट चालकत्व, और E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप नोट्स पूरा प्रिपेयर कर लेते हो
तो आपको आगे की जानकारी भी आपको समझ में आती चली जाएगी। तो बेटे जिन बच्चों ने नोट्स प्रिपेयर नहीं करे वो नोट्स प्रिपेयर कर लें, और वीडियो आप एक बार तो कम से कम पूरा देखे ही देखे, और जहां समझ में नहीं आता है उसको आप चाहो तो दोबारा देख सकते हो, लेकिन बार बार वीडियो देखने का उससे कोई सेंस नहीं निकलेगा, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। तो आज का वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे ओम के नियम का सूक्ष्म प्रारूप। तो बेटे ओके, थैंक यू।